गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका 24 जुलाई के शिक्षा निदेशालय के इस वर्कशीट सॉल्यूशन के वीडियो में। आज आपकी पहली वर्कशीट है वो हिंदी की है, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक शब्द का मतलब होता है रचना करना या बनाना, कुछ नया बनाना। तो रचनात्मक लेखन में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप एक नई चीज की रचना करेंगे और उसको लिखना सीखेंगे। ये वर्कशीट, ये कार्यपत्रक 9 है। हिंदी में वर्कशीट को कार्यपत्रक कहते हैं। तो सबसे ऊपर लिखेंगे आप अपना नाम और अपनी टीचर का नाम। अब जितनी भी वर्कशीट करते हैं उसमें नाम और डेट जरूर लिखिए कि उसी से आपकी टीचर आपको पहचानेंगी। स्क्रीन पे आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा वीडियो में कि एक पोस्टर जैसा कुछ है। ये एक विज्ञापन है। ये विज्ञापन कोरोना महामारी के फैलने के बाद दिल्ली सरकार ने आपके घरों के आसपास लगवाए थे। हो सकता है आप में से किसी ने इस पोस्टर को पहले देखा हो, इस विज्ञापन को पहले देखा हो, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हमें कोरोना से किस प्रकार बचना है। कोरोना से बचने के 4 तरीके इसमें लिखे हुए हैं। किसी भी विज्ञापन को जब हम बनाते हैं तो विज्ञापन में 5 मुख्य चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे ऊपर होती है वो होता है जारीकर्ता, अर्थात विज्ञापन देने वाले के बारे में उसका नाम, किसने वो विज्ञापन दिया है, ताकि आपको देखते ही पता लग जाए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। फिर आता है शीर्षक, यानी कि विज्ञापन जो वस्तु है, जो कार्यक्रम है, उसका क्या शीर्षक है। और ये जो शीर्षक होता है ये अधिकतर बहुत रचनात्मक तरीके से बनाया जाता है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। फिर तीसरी चीज होती है विषय विस्तार, यानी कि क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। जैसे इसमें आपको दिखेंगी हाथ धोना, रुमाल में छींकना, 1 मीटर की दूरी बनाना और अपना हाथ अपने मुंह आंखों पर ना लगाना। ये था। उसके बाद आता है आपका उपशीर्षक, जो अतिरिक्त जानकारी देंगे, जो इसमें लिखा है डॉक्टर के पास जाना। और अंत में आता है संपर्क सूत्र कि भाई किससे कांटेक्ट किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इन सब के बाद अब प्रश्न है कि उपरोक्त विज्ञापन में आपने देखा कि किसी भी विज्ञापन के निर्माण में संक्षिप्त शब्दों में शीर्षक, उपशीर्षक, विषय विस्तार, जारीकर्ता, संपर्क सूत्र के साथ चित्रों और नारों का उचित प्रयोग किया जाता है। अंततः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित विषय पर एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तैयार कर लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखते हैं एक विज्ञापन जो मैंने तैयार किया है। तो देखिए आपके सामने जो पोस्टर है, जो विज्ञापन है, ये मैंने बनाया है। ऊपर दिल्ली सरकार, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, हाथ को बार बार धोने के लिए साबुन का उपयोग करें, मास्क पहने, आयुर्वेदिक सूप पीने और प्रतिरक्षा में वृद्धि, घर पर रहकर कोरोना के प्रसार को रोकें, अपनी और अपने परिजनों की रक्षा करें, कोरोना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और सबसे अंत में आपातकालीन संपर्क के मामले में 011258711110 पर संपर्क करें। तो आप इस नंबर को मिलाना मत, ये ऐसे ही नंबर डाल दिया, रॉन्ग नंबर है। पर विज्ञापन देखिए, विज्ञापन इस तरीके से बनता है। अब ये मैंने बनाया है, आप भी अपना रचनात्मक रवैया दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए और अपनी मर्जी से एक विज्ञापन बना के दिखाइए। हम मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों, हमने विज्ञापन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्न वस्तुओं के विज्ञापन के लिए एक आकर्षक नारा लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ मैंने लिखे हैं, वो देख लेते हैं। फोन, स्मार्टफोन खरीदें और अपने परिजनों को रोज देखें, भले ही वो बहुत दूर रहते हों। पेंसिल बॉक्स, 3 मंजिला पेन बॉक्स खरीदें और अपनी चीजों को व्यवस्थित रखें। रोजाना दांतों को ब्रश करें और जीवन को खुशी से जिएं। तो ये कुछ विज्ञापन की आकर्षक नारे मैंने लिखे हैं, आप कुछ और लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आज की आपकी जो दूसरी वर्कशीट है वो है गणित की। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा 9। आज का जो विषय है वो है कक्षा 10। आज का जो विषय है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनका हल निकालना और ये देखना कि वो संगत हैं अथवा असंगत। तो जब हम एक रेखीय समीकरण को हल करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब हम लास्ट वीडियो सॉल्व कर रहे थे कि किसी इक्वेशन को लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब वो लाइनें या तो बनेंगी ऐसी, जैसा आपको सामने दिखेगा, जो एक दूसरे को काटती हूं, या वो बनेंगी ऐसी जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हों, या वो बनेंगी ऐसी जो एक दूसरे से समान दूरी पर। अगर वो काटें तो कहेंगे काटती रेखाएं, अगर वो ना काटें, ढक रखी हो, तो कहेंगे परस्पर ढकी रेखाएं, और अगर दूर दूर होंगी तो कहेंगे समान दूरी पर चलती रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं। अब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो उसका हल निकलता है वो हल या तो संगत होता है या असंगत होता है। संगत मतलब कोई वैल्यू आएगी, असंगत मतलब उसका कोई आंसर नहीं है। संगत में या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, या संपाती रेखाएं हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं। किंतु असंगत जिसमें कोई हल नहीं है वो है समांतर रेखाएं, कभी मिलेंगी ही नहीं। अब जहां रेखाएं मिलती हैं वहां हल होता है, तो जो अद्वितीय हल है वहां रेखाएं सिर्फ एक जगह मिलती हैं, इसलिए एक हल होता है। और ऐसा कब होता है? जब a1 by a2 बराबर नहीं होता b1 by b2 के, और अगर a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 अलग हो जाए, तो इस अवस्था में होते हैं अनंत हल, बहुत सारे हल। इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था x माइनस 2y जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 4y माइनस 20 बराबर 0। तो पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1 है यानी कि 1, और जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है वो a2 है यानी कि 3। तो a1 by a2 हो गया 1 by 3। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ है वो है b1 यानी कि -2, और जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है वो है +4 यानी -2/4 हो गया आपका b1 by b2। इसे काट के लिखेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तीसरा है c है 1 c1 और c2 है -20, तो c1 by c2 हो गया आपका 1 by -20। कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 जब कुछ भी बराबर नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो है संगत। उत्तर संगत है और अद्वितीय हल है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, एक ही आंसर है। और ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। फिर आता है आपका अनंत हल। अनंत हल कब होता है देख लेते हैं। a1 था 2, a2 था 4, तो a1 by a2 हो गया 2/4। b1 था 3, b2 था 6, तो b1 by b2 हो गया 3/6। c1 था -9 और c2 था 18, तो c1 by c2 हो गया -9/-18। और इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी 1/2 हैं, तो क्योंकि सभी 1/2 है तो हम लिखेंगे अनंत हल या संपाती रेखाएं। आगे देखते हैं। थर्ड में a1 है 1, a2 है 2, तो a1 by a2 हो गया 1/2। b1 है 2, b2 है 2, तो b1 by b2 हो गया 2/4 यानी ये भी 1/2। अब c1 है -4 और c2 है -12, तो c1 by c2 हो गया -4/12। ध्यान से देखें तो a1 by a2 और b1 by b2 बराबर है,
लेकिन C1/C2 अलग है। ये जो केस होता है इसे कहते हैं असंगत केस, और रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो ये हमने एग्जाम्पल कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं। चलिए इनका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। a1 आ गया आपका 2x के साथ, दूसरी तरफ a1 आ गया आपका, a2 आ गया आपका 4। तो a1/a2 हो गया आपका 2/4। b1 आ गया आपका -3 और b2 आ गया आपका -6। तो b1/b2 हो गया आपका -3/6, जो कि आपका क्या होता है 1/2। 2/4 भी 1/2, -3/6 भी 1/2। अब C1 है आपका -8 और C2 है -9। तो C1/C2 क्या हो गया, C1/C2 हो गया -8/9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो C1/C2 हो गया 8/9। ध्यान से देखेंगे तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो इस केस को हम कहते हैं कि कोई हल नहीं है, ये असंगत केस होते हैं और इसकी जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था x - 2y = 0। अरे इसमें तो c है ही नहीं, और 3x + 4y - 20 = 0। a1 आपका आ गया 1, a2 आ गया 3, तो a1/a2 हो गया 1/3। b1 आ गया आपका -2, b2 आ गया आपका 4, तो b1/b2 हो गया -2/-4। c1 आपका 1 0, क्योंकि c1 तो है ही नहीं, और c2 आपका -20, तो c1/c2 आ गया 0/-20। a1/a2 को सॉल्व किया तो 1/3, b1/b2 को सॉल्व किया तो -1/2, और c1/c2 से तो 0 ही आया। अब अगर ध्यान से देखें तो कुछ भी इक्वल नहीं है, ना a1b1, ना a1a2, ना b1b2, ना c1c2। इस केस को हम कहते हैं एक हल। ये संगत केस है, इसमें सिर्फ एक आंसर निकलेगा, और जो रेखा होती है वो होती है प्रतिच्छेदी रेखा। इस केस की जो रेखाएं होंगी वो ऐसी होती हैं, एक और दूसरी, जो किसी एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काटती हैं। जबकि इससे ऊपर वाला जो था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो ऊपर वाला था ये थी समांतर रेखाएं, जो होती हैं ऐसे, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है x + y = 6 और 2x + 2y = 12। a1 1 हो गया, b1 भी 1 हो गया, और c1 6 हो गया। a2 2, b2 भी 2, और c2 12। a1/a2 आया 1/2, b1/b2 आया 1/2, और c1/c2 आया 1/2। तो ध्यान से देखें, सभी 1/2 आ गया इसमें। तो जब सब कुछ इक्वल होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो इसे कहते हैं अनेक हल। ये संगत केस है, और इस केस में जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को ढकती हैं, यानी कि एक रेखा ऐसी और दूसरी रेखा इसी के बिल्कुल ऊपर। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को ढकती हैं, और ये अनेक हल का केस है। कर लीजिए नोट डाउन। वापस वर्कशीट पे चलेंगे। चलिए वापस वर्कशीट पे चलते हैं। तो मैथ्स की वर्कशीट के बाद हमारी अगली वर्कशीट है साइंस की। टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। आज का टॉपिक है अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करते हैं और अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करते हैं,
अगर आप देखेंगे तो आपको दो रासायनिक अभिक्रियाएं दिखेंगी और दोनों का उत्तर, दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा क्यों? चाहे आपका धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल से अभिक्रिया कर दोनों ही लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। अब एक प्रश्न पढ़ लेते हैं जो आगे उन्होंने दिया है। इस अभिक्रिया का परीक्षण, अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो तीव्र बुदबुदाहट के साथ निकलता है, बुलबुले। इस गैस को ताजा बनाए गए चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह चूने का पानी अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनने के कारण दूधिया हो जाता है। और इस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में अगर मैं डाल दूं तो बनता है घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो चूने का पानी सफेद दूधिया हो गया, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो वो पानी वापस पानी जैसा हो गया। एक चीज लिखी है, चूना पत्थर, अंडे के छिलके और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। अब देखिए अभ्यास में 4 प्रश्न उन्होंने हमें दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करो। तो दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने आपके सामने पूरी कर दी हैं। MgCO3 प्लस HCl MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो जैसा मैंने आपको वर्कशीट में समझाया था, एक कार्बोनेट और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रियाएं हैं, इसी कारण दोनों का उत्पाद बिल्कुल समान है। अगला है सही बयान पर क्लिक करें, टिक क्लिक करें। मैंने ट्रू लिख दिया, सही है लिखा है। पहला था कैल्शियम कार्बोनेट पतला HCl यानी कि तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, सही, क्योंकि यह अभिक्रिया बिल्कुल सही है। चूने के पानी से गुजरने पर कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया हो जाता है। तो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी से गुजरने पर पानी दूधिया हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है कि चूना पत्थर और संगमरमर दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें तो सभी सही हैं। तीसरा प्रश्न, जब एक धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक एसिड प्रतिक्रिया करता है तो एक संबंधित नमक यानी कि लवण, गैस और एक उत्पाद देता है। गैस और उत्पाद का नाम बताइए। तो जो उत्पाद होता है वो होता है पानी और जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला ए उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है किसी भी कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक, लिम्का या कोक को हिलाने पर कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, क्यों? तो लिखा है आंसर कि कार्बोनेटेड शीतल पेय के डिब्बे में दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिससे गैस तरल पेय में घुल जाती है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और पानी या सोडा जैसे तरल में दबाव डालते हैं तो कार्बनिक एसिड नामक एक काफी अस्थिर एसिड बनने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। और यदि आप सोडा की बोतल को बिना खोले हिलाते हैं तो आप कार्बनिक एसिड का एक बड़ा गुच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं जो एक गैस है और यह बोतल में दबाव डालता है। क्योंकि यह सब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ सकता है, लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और दबाव कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक एसिड में वापस बनने के लिए मजबूर करेगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हम बोतल को नहीं खोलते हैं। तो आंसर नोट डाउन कर लीजिए 10th क्लास। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।